हेलो एंड वेलकम टू आर मिस्टर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आगामी जो यूपीएससी की परीक्षा है जिसके लिए पॉलिटी की क्लासेज ली जा रही हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक को किस क्रम में सबसे पहले महत्वपूर्ण तौर पर देखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होगी। ठीक है, तो किस क्रम में आगे की कुछ क्लासेज होंगी उसको हम लिख देते हैं और उसी के बाद हम अपनी क्लासेज, आज की जो क्लासेज होंगी उसको शुरू करेंगे। हम लोगों ने देखा कि अब तक अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया बाबू, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा को देखेंगे तो भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा को हम लोगों ने शुरू किया था 1600 के चार्टर एक्ट से, और 1600 के चार्टर एक्ट से 1947 तक हम लोगों ने स्थिति देख ली। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था संविधान सभा के बारे में और अंतरिम सरकार और आज़ादी के पश्चात जो कैबिनेट का गठन हुआ, कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास था उसको देख लिया गया। तो पॉलिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। अब आगे की यात्रा हमारी कैसे प्रारंभ होगी एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो स्पेशली जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। तो जिस क्रम में हम लिख देते हैं इसी क्रम में अपनी आगे की यात्रा पूरा होगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति महोदय को। तो सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो संघ की कार्यपालिका को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद को, जिसको अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के पश्चात हम लोग स्पेशली पढ़ने का प्रयास करेंगे महान्यायवादी को। ये अपना पढ़ने का क्रम होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का बेसिक इंट्रोडक्शन। राष्ट्रपति से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संभावना होगी उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को, महान्यायवादी को। इसके पश्चात देखें तो हम लोग पढ़ लेंगे बाबू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। महान्यायवादी पढ़ लेंगे तो यहीं पर धीरे से पढ़ लिया जाएगा भारत का महाधिवक्ता, उसको भी यहीं पर ले लेते हैं साथ में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे पहला बड़ा विधिक अधिकारी होता है, और दूसरा जो होता है भारत का महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। सामान्यतः अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए इसकी नियुक्ति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे बाबू राज्य में। तो राज्य में प्रवेश करेंगे तो पढ़ा जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल को पढ़ने के पश्चात राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। उसके पश्चात पढ़ेंगे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को पढ़ने के पश्चात पढ़ा जाएगा राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। राज्य का महाधिवक्ता। इतना पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ा जाएगा किसको? संसद को। तो संसद के जानते हैं सब लोग 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति को यहाँ पर पढ़ लिया जाएगा, फिर संसद के दोनों सदनों के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे। संसद को पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग पढ़ लिया जाएगा संसदीय समितियों को। संसदीय समितियों को पढ़ने के पश्चात हम लोग धीरे से बढ़ा जाएगा, आगे की यात्रा होगी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे बाबू संविधान की वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को पढ़ा जाएगा। मौलिक अधिकार के पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे बाबू संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसको पढ़ लेंगे। प्रस्तावना के पश्चात हम लोग पढ़ लेंगे डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पश्चात पढ़ लेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ लिया जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ने के पश्चात यहीं पर साथ में हम लोग पढ़ लेंगे परिसीमन आयोग को। और इसके अलावा एक ही सेगमेंट में न्यायपालिका, स्पेशली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, अन्य जो भी न्यायालय हैं उनको एक साथ हम लोग एक वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। और इसके बाद यदि कुछ बचता खुचता है तो एक टॉपिक हम लोग बाबू पढ़ लिया जाएगा विविध। ठीक है,
कुछ एक टॉपिक जैसे मूल कर्तव्य इत्यादि होंगे, उन सबको मिला करके एक समाहित वीडियो हो जाएगा। तो ये इतने टॉपिक आएंगे, इनका यही क्रम होगा। यदि आप विश्वास करें, यदि इस बात को यदि आप तैयार कर लेते हैं, इसी का हुबहू फोटो कॉपी आपको दिखाई देगा, भाग 5 का फोटो कॉपी दिखाई देगा भाग 6। और यदि यह दोनों तैयार कर लेते हैं तो मान के चलें यूपीएसआई की परीक्षा में या तो जहां कहीं भी पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं 60 से 70% प्रश्न यहीं से बनते हैं, क्योंकि यही दोनों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा वेटेज लिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या बातें कही गई हैं, तो आर्टिकल पे फोकस स्पेशली हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आर्टिकल संबंधी प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में या प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो काफ़ी कम पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें, तो दोनों प्रकार की बातों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि आप किसी किताब से भी पढ़ रहे होंगे तो इसी क्रम में पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से फायदा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात बताते हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। स्क्रीनशॉट यदि हो गया तो आइए इसको मिटा देते हैं और उसके पश्चात अब राष्ट्रपति महोदय की कहानी शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति एक बार बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद फिर देखा जाए क्या क्या बात कही गई है। आर्टिकल कहीं से भी लेकर के आप तैयार कर सकते हैं। आर्टिकल संबंधी चीज़ों को लेकर के बच्चे अक्सर रटने का प्रयास करते हैं। दरोगा बनना है तो आर्टिकल रट करके बात नहीं बन पाएगी, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। दरोगा बनना है तो उसके पीछे की कहानी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बातचीत शुरू करते हैं। देखा राष्ट्रपति स्पेशली कहाँ है। सबसे पहला एक प्रश्न बनता है कि संघ की कार्यपालिका के कितने घटक होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका के कितने घटक, यूपीएसआई 2016 में पूछा भी है। तो संघ की कार्यपालिका के कितने घटक, सिंपल बता देंगे बाबू 5। एकदम आत्मा में बसा लीजिएगा, याद रखिएगा कौन कौन से। हम नाम बोल देते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी। यही संघ की कार्यपालिका के 5 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, अब देखें राष्ट्रपति का वर्णन या संघ की कार्यपालिका, ये जो चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है, जिसमें सबसे पहला जो पदाधिकारी है उसका नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में वर्णित है। आर्टिकल 52 में लिखा गया है, क्या लिखा गया, इसको लिख देते हैं कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। यहीं पर यह बात लिख करके बात खत्म कर देता है। तो अनुच्छेद 52 में यह बता दिया गया बाबू कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अगली क्या बात लिखी गई है आर्टिकल 53 में, उसको देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका वह प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, जिसका वह प्रयोग, यहां पर एक बात और लिखेंगे वो, जिसका वह प्रयोग स्वयं या मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका वह प्रयोग स्वयं, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब ये बात आपको तकलीफ दे रहा होगा कि मंत्रिपरिषद आखिर कौन है। तो मंत्रिपरिषद भारत के संविधान में जिस अनुच्छेद में वर्णित हम लोग वहाँ पर चलते हैं। 52 और 53 के बाद आप देखेंगे तो आर्टिकल 74 में बात सीधे सीधे लिखी गई है कि राष्ट्रपति की क्या बात लिखी गई है, ध्यान से सुन लेंगे इसको। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या प्रमुख, जिसका प्रधान आबलिक प्रमुख
प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। सामान्यतः यही बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर कार्य करेंगे, तो बता देंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब सलाह को लेकर के देखा कई स्थिति बन सकती है, यदि कोई किसी को सलाह दे तो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो स्पेशली देखेंगे संविधान में बाबू संशोधन किया गया और इस जगह पर इसको खास रूप से राष्ट्रपति महोदय को कंपलसरी किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये लिखा गया 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई। आगे चल करके संविधान में एक और संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह इसको थोड़ा सा और आसान किया गया कि यदि मान लीजिए सपोज मंत्रिपरिषद ने बाबू राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने क्या किया, सलाह दिया। सलाह किसको दिया, राष्ट्रपति को। तो यह कहा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कि इस सलाह पर राष्ट्रपति एक बार बाबू भेज सकते हैं क्या, पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद को। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि यह जो शक्ति है वो धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है इनकी अनुमति से ही प्रस्तुत ही किया जाता है। तो 52, 53 और 74 के आर्टिकल को हमने देखा। यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई हैं इसको देख लिया। इसके अतिरिक्त एक और आर्टिकल में देखेंगे जहाँ पर प्रावधान है, कभी कभी पेपर में वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ पर बात को लिख देते हैं। आर्टिकल 74B में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है। मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायपालिका जांच नहीं कर सकेगी। इस बात को ध्यान से नोट कर लेंगे कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति महोदय को क्या सलाह दी है। यदि इसकी जानकारी लेना चाहे न्यायपालिका तो सामान्य केस में न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 52, 53 और 74 फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा होगा कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थ या कह लीजिए मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या मुख्य प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यहाँ तक यह बात आ गई। और आर्टिकल नंबर 74 भी स्पेशली मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है राष्ट्रपति महोदय को, इस बात की जांच न्यायपालिका नहीं कर सकेगी। तो 52, 53, 74 हो गया। अब एक और आर्टिकल संबंधित है, चूंकि मंत्रिपरिषद की बात यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है कि मंत्रिपरिषद होगी, उस बात के टोटली कहाँ कहाँ पर प्रावधान देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में स्पेशली देखेंगे तो विभिन्न मंत्रियों के संबंध के बारे में अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और विभिन्न मंत्रियों के संबंध में देखेंगे तो विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति पहली खास बात। दूसरी खास बात देखेंगे तो विभिन्न मंत्रियों की पद मुक्ति। तीसरी बात देखेंगे तो शपथ। और चौथी बात देखेंगे तो उत्तरदायित्व। तो अनुच्छेद 75 में स्पेशली
इतने संबंधी प्रावधान दिखाई देंगे आपको कि विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति कैसे राष्ट्रपति महोदय करेंगे, उनकी पद मुक्ति कैसे करेंगे, उनको शपथ का प्रावधान कहाँ पर है, और साथ ही साथ इन मंत्रियों की जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो उत्तरदायित्व तो बनता है, वो भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णित है। तो बता देंगे अनुच्छेद 75 में यही बात लिखा गया है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्य रूप से देखेंगे जब कभी भी नवनिर्वाचित सरकार आएगी तो नवनिर्वाचित सरकार में सामान्य स्थिति यही कहता है कि जो कोई भी एक ऐसा दल है जो बहुमत में हो और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन 3 ऐसे अवसर बने हैं कि यदि कोई पार्टी लोकसभा में बहुमत दल के तौर पर गई है और उन्होंने अपने राज्यसभा के किसी मेंबर को अपने प्रधान के रूप में देखना चाहा है, तो ऐसे 3 अवसर बने हैं। कब कब एक का नाम आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी, एक का नाम है बाबू देवगौड़ा और एक का नाम है मनमोहन सिंह। यह राज्यसभा सदस्य होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए थे। तो अनुच्छेद 75 में हम सामान्य रूप से बोल देते हैं क्या क्या बात लिखी गई है। नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो नियुक्ति के संदर्भ में बात ये कही जाती है कि सामान्य रूप से राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। पद मुक्ति के संदर्भ में देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री की पद मुक्ति कर सकेंगे। एक लाइन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो बताएंगे मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। शपथ में देखें तो मंत्रियों के जो शपथ का प्रावधान है वो अनुसूची 3 में वर्णित है, इसको याद रखेंगे। अनुसूची 3 में वर्णित है और इनको पद की शपथ राष्ट्रपति स्वयं या उनके किसी प्रतिनिधि के द्वारा अनुसूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उनके पद की शपथ दिलवाएगा। और उत्तरदायित्व में यही बात है स्पेशली कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखेंगे। उत्तरदायित्व में देखेंगे तो मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 52, 53 एक साथ, 74, 75 एक साथ, ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए इन दोनों आर्टिकल को बताया गया। एक बात ध्यान रखेंगे कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ, ज्यादातर देखेंगे तो लिखा रहेगा, यही अधीनस्थ जो होंगे वो उन्हीं को मंत्रिपरिषद के तौर पर कहा जाता। तो उम्मीद करते हैं कि 52, 53, 74 और 75 से संबंधित सारे प्रावधान आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अतिरिक्त कौन कौन से आर्टिकल से कहां से राष्ट्रपति महोदय से प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बाबू, अब इसको मिटा देते हैं। इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको लिख देंगे, उसको अच्छे से नोट्स बनाएं, याद करें, बार बार रिवाइज करें। बावन, 53, 74 और 75 के बाद यदि बातचीत की जाए तो देखें कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, 57, 58, 59, 60। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 60 तक की बातों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब आर्टिकल 74 क्या कहता है, सिंपली ऐसे समझना, छोटी छोटी बातों को हम लिख देते हैं। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। पहली बात। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव का तरीका आवलिक रीति, इसी को राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति या तरीका कहा जाता है। 56 में देखेंगे तो बाबू राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में देखेंगे तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन,
अनुच्छेद 58 में देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय की योग्यता, अनुच्छेद 59 में देखेंगे तो राष्ट्रपति की सेवा एवं शर्तें, और अनुच्छेद 60 में देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय के पद की शपथ। ये इतने मुद्दे पे अगले कुछ देर में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे। तो क्या क्या बात होगी ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न सिंपल और आसान सा प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। हमको इस बात की जानकारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, तो बता देंगे आर्टिकल नंबर 54। दूसरा और बढ़िया प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में बता देंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इस बात को गौर फरमाएंगे, निर्वाचित शब्द पे यहाँ पे काफी महत्व है, शब्दों का पूरा खेल है। दूसरी बात देखेंगे कि इस मंडल में कौन शामिल होता है, तो बता देंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बार बार एक शब्द पर देखिएगा, हम गौर करवा रहे हैं आपसे कि निर्वाचित सदस्य पे आपको फोकस बना करके रखना है। तो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के जहां पर लोकसभा और राज्यसभा लिखा गया है वहां पर शब्द एक प्रयोग किया जा सकता है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं को याद रखेंगे। विधानमंडल कह देगा तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि विधानमंडल के अंतर्गत वो विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की जो तरीका या रीति है जिस माध्यम के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किया जाएगा, इसको कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के चुनाव का तरीका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे कि यदि इस पद्धति का जनक आपसे कोई पूछे, तो इस पद्धति का जनक जो राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के लिए प्रयोग किया जाता है, इस पद्धति का जनक यदि आपसे पूछे तो आप बता देंगे बाबू थॉमस हेयर को, या तो स्पेशली देखेंगे कि आगे चल करके डेनमार्क के मंत्री के द्वारा इसका काफी प्रयोग किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम हुआ करता था एंड्रे। इसीलिए यह जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली है, इसको फेमस रूप में एंड्रे सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। सिंपली यदि देखा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो स्वाभाविक सी बात है वो लोग सांसद हैं और ये लोग विधायक हैं, इन दोनों को एक अनुपात में बराबर बनाया जाएगा। इसलिए इस प्रणाली को कहा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत देखेंगे इसमें मत जो है वरीयता क्रम के आधार पर देना होता है और उसके बाद गणना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति कुल वैध मत का जो न्यूनतम कोटा होता है, न्यूनतम कोटा कितना होता है बाबू, 50%। जो वैध मत पड़ा है, वैध मत का 50% + 1। तो यदि कोई भी व्यक्ति इसको पा लेता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शामिल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति के पद को वो धारण कर लेगा।
जैसे इसको सिंपली यदि और ज़्यादा एलोबरेट किया जाए तो सपोज मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस राष्ट्रपति के चुनाव के दरमियान यदि कुल 1700 वैध मत पड़े और कुल 1700 वैध मत पड़ते हैं और सपोज मान लेते हैं कि किसी को भी न्यूनतम अब 1700 का 50% प्लस 1 निकालेंगे तो 851 के आसपास संभवत आएगा। तो कोई अब जब मान लीजिए वोट पड़ता है, ऐसी स्थिति में एक प्रत्याशी है उसको 700 लोग वरीयता क्रम में रखते हैं, 700 के पश्चात बी वाले को 300, 7 3 10 1000 हो गया, बाकी किसी को 200 मिल गया, किसी चौथे को 500 मिल गया। तब ऐसी स्थिति में देखेंगे जो सबसे न्यूनतम वरीयता वाला रहता है उस न्यूनतम वरीयता वाले को पहले चक्र की गणना के पश्चात बाहर कर दिया जाता है। पहले चक्र की गणना के पश्चात बाहर करने के क्रम में उन 200 में जिन लोगों ने पहली वरीयता उसको रखी हुई है उस पहली वाली वरीयता को पहले वरीयता वाले में जोड़ दिया जाता है, दूसरे वाले को दूसरे वरीयता में और तीसरे वाले को तीसरी वरीयता में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात जो व्यक्ति न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेगा वही भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा। इसी पूरी व्यवस्था को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। 56 में यदि आपको ये भी बात क्लियर ना हो तो ज़्यादा महत्व तो बस इस बात को आपको रखना है कि राष्ट्रपति महोदय के चुनाव का रीति या तरीका क्या है, तो बता देंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किया जाता है। अगला देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि देखें तो यह वर्णित है शपथ ग्रहण करने की तिथि से सिंपल सा है, सब लोग जानते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि कभी इनको मान लीजिए बहुत मन कर दिया कि हम नहीं राष्ट्रपति रहेंगे तो यह अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकेंगे किसको, उपराष्ट्रपति को। पेपर में पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे तो उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी सबसे पहले किसको देगा, तो आप जानते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। तो उपराष्ट्रपति महोदय सबसे पहले इस त्यागपत्र की जानकारी देंगे लोकसभा स्पीकर के पास। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का आधार। इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यदि आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पर है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ा जाएगा। आज हम लोग 60 तक की वीडियो लेक्चर में 60 तक के अनुच्छेदों को इस वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो संविधान का उल्लंघन बनता है एक आधार, जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो जो पद से हटाने की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और यदि पद से हटाने का आधार, यूपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए इस पर गौर फरमाएंगे। राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो आधार क्या है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने पर संविधान का उल्लंघन ही एक आधार बनता है राष्ट्रपति महोदय को उसके पद से हटाने का आधार। और वर्तमान दौर में या अभी तक की बात करें तो किसी भी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी गई है। अनुच्छेद 57 में देखेंगे तो क्या बात है, राष्ट्रपति महोदय का पुनर्निर्वाचन। सिंपल सी बात है, इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी बार चाहे वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और इसमें कोई ऐसी बात खास नहीं है। 58 में देखेंगे तो राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में बात करें तो 2 तरीके की योग्यता, एक सामान्य योग्यता, एक विधिक योग्यता। सामान्य योग्यता के अंतर्गत देखें तो एक सिंपल सी बात है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और एक और योग्यता है कि वह किसी लाभ के पद को न धारण करता हो। यह सामान्य योग्यता है। सामान्य योग्यता के बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1951 बनाया गया। उसके अंतर्गत यदि आप देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम के अंतर्गत कि कोई भी प्रत्याशी स्पेशली राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ पाएगा जब उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। और उसके पश्चात जो राष्ट्रपति चुनाव की फीस होगी, निर्वाचन आयोग के वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, 15,000 रुपये जमानत राशि, अब जो फीस कह लीजिए वो होगी। और यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मत का 1/6 मत से कम प्राप्त करता है तो उसकी जो जमानत राशि जो 15,000 रुपये है उस जमानत राशि को RBI के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ये इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा 59 में देखेंगे तो राष्ट्रपति की सेवा एवं शर्तें हैं। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति महोदय जब तक अपने पद पर रहेंगे, उनके पद पर रहने के दरमियान उनको सरकारी निःशुल्क आवास प्राप्त होगा, वेतन और भत्ता प्राप्त होगा, उनकी कोई सी भी वेतन और भत्ते में लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रपति महोदय को 3 जगह पर आवास मिला हुआ है, दिल्ली में, हैदराबाद में और शिमला में। यहाँ तक बात क्लियर है। और अनुच्छेद 60 में लिखा गया है राष्ट्रपति का शपथ। पेपर में यदि आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रपति के पद का शपथ भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो बता देंगे कि राष्ट्रपति महोदय के पद की शपथ किसी अनुसूची में वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो अब भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं और इसके बाद राष्ट्रपति महोदय क्या क्या करेंगे उस बात की जानकारी अगले एपिसोड में दी जाएगी। आज की इस मुलाकात में बात इतनी ही। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बस साथ बनाए रहें कि आप हमारा साथ दें, हम आपका भरपूर साथ देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। धन्यवाद सभी का।